2024 के आम चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र भी दे दिया है। बजट सत्र से पहले हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कुछ अहम संदेश भी दिए हैं। क्या है वो संदेश और कैसे बीजेपी जीतने का इतिहास रचने की तैयारी में है, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। 2024 में कैसे फिर से बने सरकार। मोदी का मास्टर प्लान तैयार। (2024) के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दे दिया है। संसद के बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी वो 2024 के लिए उनके प्लान को देश के सामने रख देता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अब आप लोगों के पास साल भर का वक्त रह गया है। साल भर बाद लोग आपका आकलन करेंगे। आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। मेरा काम तो अलग है, पर हर मंत्रालय का भी हमें ब्यौरा देना होगा। लिहाजा आप भी अपने काम का आकलन तेज करिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुझे हर मंत्रालय का बढ़िया आकलन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी कहा कि अपने प्रचार प्रसार को छोड़कर सरकार के कामों और फैसलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में जाहिर हो जाता है। उन्होंने छात्रों को दबाव से लड़कर बेहतरीन प्रदर्शन करने का मंत्र दिया। इसमें उन्होंने 2024 को लेकर बीजेपी से लगाई जा रही उम्मीदों का संकेत भी दिया। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 की परीक्षा अब दूर नहीं है। साल भर का वक्त बचा है और इस वजह से उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का प्रसार घर घर करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने वैसे तो तमाम मुद्दों पर 2024 को लेकर तैयारी तेज कर दी है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सख्ती उनकी गंभीरता को जाहिर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। सिर्फ कार्य संस्कृति ही नहीं, चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी तैयारियों को भी पीएम मोदी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस जीत के बाद 2024 में भी मोदी की जीत का दावा खुद अमित शाह ने कर दिया है। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहेब ने फरीवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी अने द्वारका थी कामाख्या सुधी पहोंच्यो छे मित्रों के 24 में फरीवार मोदी साहेब ज वडाप्रधान। 2024 के चुनावों से पहले देश के 10 अलग अलग राज्यों में चुनाव है। उनमें सबसे अहम चुनाव कर्नाटक का होगा, जहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने का चैलेंज है। जो लोग राजनीति में विभाजन की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, कुर्सी 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 एंड कुर्सी। उनको मैं बता देता हूं कि कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है, नो कुर्सी नो कुर्सी नो कुर्सी। 2024 से पहले बीजेपी ने इन 3 मुद्दों पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है: हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। 2024 के लिए बीजेपी की राह फिलहाल ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। हाल ही में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार फिर से बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। बीजेपी को बड़ी चुनौती कांग्रेस से है।
जिसे उसने 2014 और 2019 में करारी शिकस्त दी थी। 2014 में बीजेपी 284, कांग्रेस 44, 2019 में बीजेपी 303, कांग्रेस 52। 2024 से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को घेरने की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तब तक कुछ खास नहीं जब तक कि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ साथ ना आ जाए, जिसकी संभावना अभी के संकेतों से नजर नहीं आती। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है तो 2024 में है लोकसभा चुनाव। ऐसे में मोदी सरकार पर ऐसा बजट पेश करने का दबाव है जो लोक लुभावन भी हो, साथ ही आर्थिक विकास को भी गति प्रदान कर सके। गुजरात के अलग अलग वर्गों की इस बजट से उम्मीदें क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखेगी। ऐसे में डायमंड सिटी सूरत को भी आगामी बजट से कई उम्मीदें हैं। 21 नवंबर में एक नोटिफिकेशन आता है, कपड़े पे 12% जीएसटी लगा। अभी फिलहाल कपड़े पे 5% जीएसटी हमारे विरोध के बाद, लेकिन वो नोटिफिकेशन निरस्त नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ, उसको तुरंत रद्द किया जाए। से एक दो चीज है कि यहाँ पे जितने भी लेबर है, 12 स्टेट के लेबर यहाँ पे कार्य करते हैं। आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के, तो उन लेबरों को यहाँ पे रहने के लिए आवासीय की समस्या बहुत रहती है। तो सरकार से जैसे हम ये भी चाहेंगे कि लेबरों के लिए एक आवास योजना भी यहाँ पे करे, जो लेबर यहाँ पे रेगुलर रहे और यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बढ़ सकती है। आज सूरत और साउथ गुजरात दो एमएमएफ टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब है। तो हम चाहते हैं कि जो अपनी टफ स्कीम जो 31/3/2022 के बाद बंद हो चुकी है, तो ऐसी कोई कैपिटल गेन वाली इंसेंटिव स्कीम लेके आवे, जैसे कि टीटीडीएस है। तो उससे आने वाले समय में 5 साल के अंदर काफी सारा मॉडर्नाइजेशन होगा। और हमारे जो टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल साहब जो है, उन्होंने जो $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है, तो उसमें बहुत उपयोगी रहेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से एक हमारी रिक्वेस्ट ऐसी है कि 31 मार्च 2022 को ये जो टफ स्कीम थी टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड, वो रुक गई है और उसका एक्सटेंशन हुआ नहीं है। और जो नई पॉलिसी जो लाना चाहते थे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, तो वो अभी तक आई नहीं है। तो जो नई पॉलिसी आए, मैं समझता हूं कि जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें कुछ भी क्षति होगा या कोई भी कमी होगा, वो दूर करके नई पॉलिसी उससे अच्छी आएगी। सूरत शहर को कपड़ा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का टेक्सटाइल उद्योग पूरे भारत में फेमस है। ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर भी इस बार बजट की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। सूरत एक डायमंड और लेब्रोन का सूरत का बड़ा हब है। आने वाले समय में ज्वेलरी का भी हब बनने जा रहा है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अभी रॉ मटेरियल सूरत में अवेलेबल है, लेकिन गोल्ड एक रॉ मटेरियल है जो इंपोर्ट होता है। इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% है। अगर आने वाले समय में जो बजट आने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट उसमें 12.5 से 5% या 4% ड्यूटी करते हैं, तो हमारे लिए वो एक्सपोर्ट का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और वो विश्व कक्षा पे हम लोग उसका कंपटीशन कर सकते हैं। देश के बजट का सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जेब से है। वित्त मंत्री को देश की चिंता करनी होती है, लेकिन हमें और आपको घर चलाना होता है। लिहाजा बजट से आम लोगों के ख्वाब भी जुड़े होते हैं। घर की गृहिणियों के मन की भी सुनिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। मुझे लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वुमेन हाइजीन, ऑफ कोर्स सैनिटेशन और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वुमेन की। सवाल ये भी है कि वित्त मंत्री इस बजट में महंगाई कम करने का क्या फार्मूला निकालेंगी? रेल का किराया क्या फिर बढ़ेगा? सबसे पहले रेलवे में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन द टर्म्स ऑफ क्लीननेस,
प्लस में इन द टर्म्स ऑफ कंफर्ट. सो आई थिंक दैट कि बजट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है फॉर टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर रेलवेज, सो आई थिंक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए. रेलवे में सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों को, जो लोग बागों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो. दूसरी चीज़ सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए. बहुत सारे रेलवे अगर आप दिल्ली में ही देखें तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, पानी नहीं आएगा. रेल का बजट जो इस हिसाब से, पहली बात तो एक तो ट्रेनें की सुविधा बढ़ाएं, मैक्सिमम ट्रेनें चलाएं, या तो लोगों को टिकट मिल सके, सहूलियत मिले इस चीज़ को लेके. एंड दूसरी चीज़ है सुरक्षा व्यवस्था को लेके प्रायोरिटी बेस पे रखी जाए, जो आरपीएफ होती है. 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो 2024 में लोकसभा चुनाव. ऐसे में सरकार पर ऐसा बजट पेश करने का दबाव है जो लोक लुभावन भी हो और साथ में आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करे. सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक. गुजरात में पंचायत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जूनियर क्लर्क की भर्ती का पेपर लीक होने के बाद पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है. 9,53,000 अभ्यर्थियों के चेहरे मायूसी से लटक गए हैं और उनमें गुस्सा भी है. गुजरात पेपर लीक कांड पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए. आपाधापी, धक्का मुक्की, लाचारी, मजबूरी, इन सब को मिलाकर एक शब्द बनता है, वो है बेरोजगारी. उसी बेरोजगारी में अगर पेपर लीक ना होने से रोक पाने वाली सरकारी नाकामयाबी मिला दीजिए तो ये तस्वीर है गुजरात की. रविवार को भर्ती परीक्षा रद्द हुई. घर लौटने के लिए गुस्से में जाते दिखे बेरोजगार युवा. इनके चेहरों को देखिए. कोई घर से पूजा करके आया, कोई घर से दही चीनी खाकर आया, कोई वादा करके आया कि इस बार एग्जाम निकाल कर पक्का नौकरी पाऊंगा. एक नौकरी के सारे सपने एक झटके में इस बार गुजरात में टूटे. तो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है. 29 तारीख की सुबह गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा होनी थी. 28 जनवरी की रात एटीएस ने 11 लोगों को पकड़कर सूचना दे दी कि भाई पेपर लीक हो चुका है. इसके बाद 29 जनवरी की सुबह जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया. इसके बाद 1-2 नहीं 17 लाख बेरोजगारों को अपनी किस्मत जूनियर क्लर्क की भर्ती में आजमाने से पहले पर्चा घिस जाने यानी लीक हो जाने की वजह से घर लौटना पड़ा. गुजरात में जूनियर क्लर्क के 3,350 पदों के लिए 17 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा. यानी एक क्लर्क पद के लिए 507 बेरोजगारों के बीच फैसला होता. लेकिन पिछले महीने जहां विधायकों का चुनाव बिना किसी लीक के हो जाता है, वही व्यवस्था बेरोजगारों का नौकरी के लिए चुनाव कराने में फेल हो जाती है. तो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं. कौन जिम्मेदार है? इसको तो सरकार जिम्मेदार होगी ना. गुजरात एटीएस दावा करती कि वो पहले से पेपर माफिया पर नजर बनाए थे. एटीएस दावा करती है कि गुजरात के रहने वाले 5 और अन्य राज्यों के 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई. गुजरात में दावा तो ये भी हुआ कि पेपर सुरक्षित कराने के लिए 7,500 पुलिसकर्मी तैनात थे. 42 स्ट्रांग रूम बने थे. 100% सीसीटीवी कैमरों की निगरानी थी. पेपर सुरक्षित सेंटर तक पहुंचाने के लिए 939 रूट तय हुए थे. इन सारे दावों को धता बताकर पेपर माफिया ने गुजरात के बाहर से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा दिया. सीधा सा सवाल है कि एटीएस की नजर पहले से थी तो पेपर लीक कराने वाले भी पहले क्यों नहीं रोके जा पाए. काश भर्ती परीक्षा सुरक्षित कराने की प्रणाली का भी कोई मॉडल गुजरात में बन जाता तो लाखों बेरोजगारों को नौकरी के लिए यूं अटकना, भटकना और लटकना न पड़ता. गोपी घांघर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक. गुजरात में हुए पेपर लीक कांड ने विपक्षी पार्टियों को भी गुजरात सरकार पर जुबानी हमला करने का मौका दे दिया है. कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. ये बहुत ही शॉकिंग है और पूरे गुजरात के सारे बेरोजगार युवा बार बार सरकार को सवाल ये पूछते रहे, चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी, कि आखिर ऐसा क्या है गुजरात में कि 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए और बावजूद उसके कभी उसकी पुख्ता जांच नहीं हुई, उसके कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं हुई. कमलम और गांधीनगर में किसके तार
पूरे पेपर लीक के मामले के साथ जुड़े हैं, उसमें कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि आज और एक 22वीं 23वीं एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ और गुजरात के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य और अंधकार में हो गया। पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जहमत उठाई, लेकिन कभी उन्होंने गुजरात की जनता को आश्वस्त नहीं किया कि मैं मेरे गुजरात के अंदर अब एग्जाम्स का पेपर लीक नहीं होने दूंगा, मैं खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करूंगा। ऐसा उन्होंने कभी कोई आश्वस्त नहीं किया, जनता को कोई गारंटी नहीं दिया। और जब तक एसआईटी का गठन न हो और नॉन करप्ट इंटीग्रिटी वाले अधिकारियों के द्वारा जांच न हो कि आखिर कमलम में बैठे हुए किनके इशारों पर यह पूरा कांड हो रहा है, ये गुजरात में 22 परीक्षा का पेपर लीक होना मतलब ये मध्य प्रदेश के व्यापम से भी बहुत बड़ा घोटाला है। क्या गुजरात में पेपर लीक होता ही रहेगा? ये व्यापम से बड़ा घोटाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है वो अपनी इस मामले में चुप्पी तोड़े। मिशन गुजरात में आम आदमी पार्टी को भले ही कोई बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हौसला बड़ा बुलंद है। उन्होंने गुजरात में अभी से भविष्य की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने आदिवासी विधायक चैतर वसावा को गुजरात विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया है और हेमंत खाबा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से चैतर वसावा बड़े आदिवासी नेता हैं। पार्टी ने चैतर वसावा की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें दक्षिण गुजरात जोन का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी अब उन्हें पोस्टर बॉय बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा में नेता और उपनेता के आदिवासी और ओबीसी चेहरे को तवज्जो दी है, उससे बहुत साफ है कि पार्टी भले ही गुजरात विधानसभा चुनावों में करिश्मा न दिखा पाई हो, लेकिन उसे अपने ओटीपी फॉर्मूले पर अभी भी यकीन है। ओटीपी में ओ का मतलब है ओबीसी, टी का मतलब है ट्राइबल और पी का मतलब है पटेल। गुजरात में ठंड ने एक बार फिर से प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में तो घने कोहरे की वजह से कई उड़ानों पर भी असर है, जबकि कई शहरों में धुंध की दादागिरी नजर आ रही है। गुजरात में ठंड रिटर्न्स, ठंड के साथ कोहरे का टॉर्चर, पहाड़ों पर बर्फबारी, गुजरात में ठंड भारी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने दिल्ली से गुजरात तक मौसम की रंगत बदल कर रख दी है। इस बर्फबारी का नतीजा ये है कि गुजरात में रिमझिम फुहारों का शोर सुनाई दिया। वीकेंड भीगा भीगा बीता। रविवार रात को न केवल बादल गरजे बल्कि बिजली भी कड़की, बरसात भी खूब हुई। गुजरात के पाटन में सोमवार को जब दिन निकला तो घने कोहरे ने लोगों को खूब परेशान किया। कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल हो गया। सूरज के तो दर्शन ही नहीं हुए। उधर अहमदाबाद में कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स पर असर पड़ा। कई उड़ानें देरी से शुरू हुई और कई देरी से पहुंची। धुंध ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दिन में ही गाड़ियां ऑन हेडलाइट्स के साथ स्लो स्पीड में चलती दिखी। बारिश के बाद ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। गुजरात के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से पारे ने गोता लगाया है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मौसम के खुलते ही धूप फिर खिलेगी और ठंड से राहत का दौर जारी रहेगा। प्लेन्स में पंजाब हरियाणा में थोड़ा लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। एनसीआर दिल्ली में नहीं रहेगा, बैज यूपी में रहेगा और इसके बाद नहीं है। उसके बाद आने वाले 4-5 दिनों में कुछ खास प्लेन्स में कोई वेदर की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। बेशक जनवरी जाते जाते ठंड की वापसी करा गई है, लेकिन अब मौसम में निरंतर सुधार के संकेत हैं। ठंड का एहसास तो रहेगा, लेकिन कपकपी नहीं छूटेगी और गुजरात को गुलाबी ठंड के साथ ही वसंत के आगमन का भी एहसास होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पाटन से विपिन प्रजापति, आज तक।